Thanks God you clicked. This is English ABC. I am with my English classes. In this video, I am going to help you decide the correct verb for a given sentence. किसी खास सेंटेंस में verb खास करके सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इस पर हमारा ये वीडियो फोकस कर रहा है और सेंटेंसेस के माध्यम से हम आपकी उस एबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे जहां आप आराम से डिसाइड कर सकें कि वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल उस सब्जेक्ट में। साथ ही आप अगर शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। चाहे आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हों या अपर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हों, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके सामने आते हैं जब वर्ब का सब्जेक्ट से सही एग्रीमेंट कराना होता है और मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को लाना होता है। और अगर एक से अधिक सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में होता है तो वैसी परिस्थिति में क्या होती है कि आपको डिसाइड करना पड़ता है कि वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। अगर वो क्लियर कट दो चीज़ों को रिफ़र करे, दो लोगों को रिफ़र करे, तो फिर वहाँ आपको वर्ब को प्लूरल रखना पड़ता है। लेकिन अगर दो सब्जेक्ट आपको दिखे और एक्चुअली वो एक ही हो तो कुछ ऐसे भी सिचुएशन आते हैं जहाँ आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ पर फोकस करने जा रहे हैं और आपके सामने अभी जो हमारे इस वीडियो का थंबनेल दिख रहा है, आप यूँ कहें कि यह हमारे वीडियो का टाइटल भी है। उसमें हमने लिखा है सिंगुलर और प्लूरल। आप पढ़ सकते हैं सिंगुलर और प्लूरल एंड द रियल और द डोमिनेंट सब्जेक्ट। वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। एक और सिचुएशन इस वीडियो में आएगा कि दो सब्जेक्ट अगर दिखेंगे और वहाँ अनडिसाइडेड जैसी बात रहेगी कि कौन सा सब्जेक्ट एक्चुअली यहाँ होना चाहिए, तो वैसे में अगर दोनों सब्जेक्ट का बराबरी का हक है तो वैसे में भी हम सबको डिसाइड करना पड़ता है। उसके लिए भी कुछ खास रूल है। तो कौन सा सब्जेक्ट वहाँ डोमिनेट करेगा, कौन सा सब्जेक्ट डोमिनेंट होगा, वहाँ इस चीज़ के हिसाब से वर्ब का फॉर्म आता है। तो कुछ अलग तरह के मतलब एग्जांपल्स भी आपको देखने को मिलेंगे और निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए नॉलेज वर्दी होगा। तो चलिए अब हम सबसे पहला जो हमारा स्लाइड है जिसमें हमने 3 सेंटेंसेस को लिखे हैं, वो बहुत कुछ हमारे इस वीडियो के टाइटल को जस्टिफाई करेगा। तो सबसे पहला जो हमारा स्लाइड है उनमें 3 सेंटेंसेस हैं और वहाँ आपको डिसाइड करना है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। फर्स्ट सेंटेंस ही एंड आई। पहला सेंटेंस ही एंड आई प्रेजेंट देयर। दूसरा सेंटेंस ही और आई लेट। आपको पहला सेंटेंस में वाज वेयर में से चूज करना है और दूसरा सेंटेंस में इज एम आर में से चूज करना है। थर्ड सेंटेंस ही एज वेल एज आई लेट। यहाँ जो ये वर्ब आप दिख रहे हैं जो ठीक से आपको नहीं दिख रहा है, जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ, तो यह लेट है। अब ऐसे में ही एंड आई प्रेजेंट देयर, तो यहाँ निश्चित रूप से दो लोग हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, वह और मैं, इसीलिए प्लूरल फॉर्म होगा वर्ब का। ही एंड आई वेयर प्रेजेंट देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर 2 है, ही और आई और लेट। यहाँ देख लें आप ही और आई, इस पर थोड़ा सा हम आपको कहेंगे कि थोड़ा आप केयरफुल्ली इस पर फोकस करें कि ही और आई, यहाँ या तो वह या मैं, डिसाइडेड नहीं है। अभी अगर डिसाइड होता, अगर यह डिसाइडेड होता कि मैं या वह, तो सिर्फ अगर मैं तो आई एम लेट हम लिखते। अगर ही हो डिसाइडेड रहता तो ही इज़ लेट। लेकिन यहाँ क्या है, ही और आई दोनों में से कोई एक, लेकिन कौन यह डिसाइडेड नहीं है। तो ऐसे में आप किस वर्ब के साथ जाएंगे, कौन डोमिनेट करेगा? तो यहाँ का रूल यह है, अगर और है और अनडिसाइडेड है कि सब्जेक्ट कोई एक ही होगा दोनों में से, यह भी तय है, दोनों तो होंगे नहीं ये सब्जेक्ट यहाँ, तो फिर यहाँ आर आने का कोई सवाल नहीं उठता है। प्लूरल वर्ब यहाँ नहीं आएगा, तो आएगा कौन, सिंगुलर, जो कि इज़ है और एम है। तो ही के हिसाब से इज़ आना चाहिए और आई के हिसाब से एम आना चाहिए। लेकिन यहाँ रूल क्या है, वो ये है कि आप हमेशा जो सबसे नज़दीक वाला सब्जेक्ट है यानी कि आई के हिसाब से आप वर्ब को लाएं। इसीलिए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होगा
वो होगा एम, ही और आई एम लेट इज़ द करेक्ट सेंटेंस। और यह एम जो है ये करेक्ट ऑप्शन है इस सेंटेंस नंबर 2 के लिए। और जो थर्ड सेंटेंस है वो है ही एज वेल एज आई लेट। तीनों सेंटेंस में आप देख लें ही एंड आई, ही और आई, ही एज वेल एज आई यानी ही और आई, तो फिर ही एज वेल एज आई। और यहाँ जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा वो होगा इज़। क्यों? इसलिए कि इस सेंटेंस का मीनिंग है मेरी ही तरह वह भी लेट है, मेरी ही तरह वह लेट है। तो इसीलिए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही के हिसाब से ही यहाँ सब्जेक्ट है, मेरी ही तरह वह लेट है, तो इसीलिए करेक्ट फॉर्म इज़। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं जिनमें दो सेंटेंसेज हैं, सेंटेंस नंबर 4 और सेंटेंस नंबर 5। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सेंटेंस नंबर 4 में ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सेंटेंस नंबर 5 में द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मीनिंग क्या होता है कि काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स, और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मीनिंग होता है कि स्टूडेंट्स की संख्या। तो ऐसे में ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ हमेशा पुल्डल वेयर प्रेजेंट देयर, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर, काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स वहाँ प्रेजेंट थे। नेक्स्ट जो सेंटेंस नंबर 5 है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश 40। यहाँ 40 रहे, 1 रहे या फिर 0 रहे, कुछ भी रहे आपको हमेशा सिंगुलर फॉर्म यूज़ करना होगा। तो यहाँ करेक्ट फॉर्म क्या होगा? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ या वाज, यहाँ वाज ऑप्शन है, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज 40, मतलब छात्रों की संख्या 40 थी। करेक्ट फॉर्म वाज। और एक चीज़ और आप देख लें कि दोनों ही जगह स्टूडेंट्स यहाँ है, लेकिन ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स, तो फिर वहाँ वेयर होगा। और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप याद रखें, ये सब बहुत कॉमन है, एग्ज़ाम में एकदम लगातार पूछे जाते हैं। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज 40। नेक्स्ट स्लाइड हमारा है जिनमें 3 सेंटेंसेज हैं, सेंटेंस 6, 7, 8। और ये लाइक थिंग्स है, मतलब एक तरह की चीज़ें हैं, इसीलिए मैंने इसे एक स्लाइड में रखा है। एक जगह इसकी चर्चा हो जाए तो अच्छी तरह से दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाती है। अबाउट 30% ऑफ वोट्स इन आवर फेवर इज़ या आर। अबाउट 30% ऑफ अमाउंट फॉर अस इज़ और आर। द परसेंटेज ऑफ गुड स्कूल्स डैश वेरी लो। तो अबाउट 30% ऑफ वोट्स डैश इन आवर फेवर। तो अगर वोट्स है, देख लें आप, अबाउट 30% ऑफ वोट्स, और यहाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 6 में अबाउट 30% ऑफ वोट्स काउंटेबल नाउन प्लूरल नंबर, और अबाउट 30% ऑफ अमाउंट यानी अनकाउंटेबल नंबर सिंगुलर नंबर। तो अबाउट 30% ऑफ वोट्स यहाँ क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? वो होगा आर पुल्डल। अबाउट 30% ऑफ वोट्स आर इन आवर फेवर, मतलब लगभग 30% मत जो हैं हम लोगों के पक्ष में हैं। और अबाउट 30% ऑफ अमाउंट फॉर अस, तो यहाँ अमाउंट चूँकि अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ आप परसेंट के लिए इज़ का यूज़ करें। चाहे 30% यहाँ भी है, वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि वो किसके लिए आया है। अगर काउंटेबल नाउन प्लूरल नंबर के लिए आ रहा है तो फिर आज आर, और अगर अनकाउंटेबल नाउन जो कि हमेशा सिंगुलर होते हैं उसके लिए आ रहा है तो इस परसेंट कोई मैटर नहीं करता है। और द परसेंटेज ऑफ गुड स्कूल्स, अच्छे स्कूलों की प्रतिशतता, तो इसके लिए हमेशा सिंगुलर। द परसेंटेज के लिए हमेशा सिंगुलर, लेकिन परसेंट के लिए अगर वो परसेंट के बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल नंबर है तो फिर प्लूरल वर्ब, और जब वो अनकाउंटेबल नाउन है सिंगुलर नंबर तो फिर उसके लिए सिंगुलर वर्ब। इसीलिए अबाउट 30% ऑफ वोट्स आर इन आवर फेवर। और 7 में अबाउट 30% ऑफ अमाउंट इज़ फॉर अस, हम लोगों के लिए है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं जिसमें दो सेंटेंसेज हैं, सेंटेंस नंबर 9 एंड सेंटेंस नंबर 10। तो सेंटेंस नंबर 9 मोर देन वन बुक, और सेंटेंस नंबर 10 मोर बुक्स देन वन। मोर देन वन बुक, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा इज़। मोर देन वन, आप इसको एकदम अच्छी तरह याद रख लें, मोर देन वन के बाद हमेशा यहाँ सिंगुलर नाउन भी होगा
नाउन भी सिंगुलर चाहिए आपको, बुक बुक्स नहीं, और मोर बुक्स देन वन, इसका मतलब एक से अधिक किताबें। यहाँ मोर देन वन बुक तो यानी एक से अधिक किताब, तो फिर यहाँ आपको इज यूज़ करना है, और मोर बुक्स देन वन तो फिर आर यूज़ करना है। आप अच्छी तरह याद रख लें, यहाँ ये बहुत कॉमन मतलब एरर है जो स्टूडेंट्स करते हैं, कॉमन में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। यहाँ बुक्स दे देते हैं और यहाँ पुल्डर वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन आप स्ट्रिक्ट रहें, मोर देन वन सिंगुलर सब्जेक्ट नाउन भी यहाँ, और फिर सिंगुलर वर्ब भी, और मोर बुक्स देन वन के लिए पुल्डर। नेक्स्ट स्लाइड हमारा है जिसमें आप देख लें कि दो सेंटेंसेस है, सेंटेंस नंबर 11 और सेंटेंस नंबर 12। हाफ ऑफ दोनों सेंटेंस में हाफ ऑफ द मैंगोज, हाफ ऑफ द मैंगो। अगर हाफ ऑफ द मैंगोज है तो फिर यहाँ पुल्डर वर्ब आएगा, और हाफ ऑफ द मैंगो है इज आएगा। वजह यह है कि हाफ ऑफ द मैंगोज तो आप यह जान लें कि 10, 20, 25, 50 जो भी आम आपके पास में हैं उनमें से आधे सड़े हुए हैं, यानी आम की गिनती की बात है। लेकिन अगर हाफ ऑफ द मैंगो है तो वही एक आम है, सिर्फ एक आम है, और उसका आधा जो है, ऐसा भी सिचुएशन होता है, वो आधा सड़ा हुआ है। इसीलिए हाफ ऑफ द मैंगोज के साथ आर, जहाँ 10-20 आम है उसके आधे सड़े हुए हैं, और हाफ ऑफ द मैंगो जहाँ एक ही आम है और आधा सड़ा हुआ है, इसीलिए इज़। तो करेक्ट फॉर्म 11 के लिए आर और 12 के लिए इज़। नेक्स्ट स्लाइड जिसमें दो ही सेंटेंसेज है, सेंटेंस नंबर 13 मैथमेटिक्स और सेंटेंस नंबर 14 मैथमेटिक्स। यहाँ क्या है, मैथमेटिक्स माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स लास्ट में ऐसे है, ये मैटर नहीं करता है, ये सिंगुलर है, मैथमेटिक्स फिजिक्स, तो फिर आप इसके साथ इज़ का यूज़ करें, मैथमेटिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो इज़ करेक्ट। तो यहाँ ये सब्जेक्ट की तरह है, जब इस तरह से मैथमेटिक्स लिखा हुआ हो, हिज मैथमेटिक्स, योर मैथमेटिक्स, तो आप समझ लें कि यहाँ मैथमेटिक्स के नॉलेज की बात है, मैथमेटिक्स में उसके ज्ञान की बात है। तो ऐसे में इसके साथ पुल्डर वर्ब आता है, हिज मैथमेटिक्स आर गुड। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, जहाँ सेंटेंस नंबर 15 और 16 दो ही सेंटेंसेज हैं। द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, सेंटेंस नंबर 15 में द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, और सेंटेंस नंबर 16 में द मजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर। आप यहाँ जो कलेक्ट देख रहे हैं ना, इस आर को, ओ आर को इसके साथ जोड़ लें, तो द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, यहाँ कलेक्टर के पहले द नहीं है और यहाँ कलेक्टर के पहले दो का यूज़ किया है, यानी दोनों जो नाउन दिख रहे हैं मजिस्ट्रेट और कलेक्टर, तो इसमें एक ही नाउन के पहले मजिस्ट्रेट के पहले दो का यूज़ किया गया है, और यहाँ मजिस्ट्रेट और कलेक्टर दोनों के पहले दो का यूज़ किया गया है। और सेंस में जो मीनिंग में डिफरेंस रहता है वो ये कि यहाँ एक ही व्यक्ति हैं और वो दोनों पोस्ट पर हैं, मजिस्ट्रेट के पोस्ट पर भी हैं और कलेक्टर के पोस्ट पर भी हैं, इसीलिए एक ही व्यक्ति है चूँकि, तो इज़ का यूज होगा। अगर एक ही दो का यूज़ है, एक ही नाउन के पहले दो नाउन है, तो इसका मतलब क्या है कि दो पोस्ट पर एक ही आदमी है, इसीलिए आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करें, द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर इज़ ऑन टूर। और अगर दोनों के साथ सेपरेट दो का यूज़ है तो इसका मतलब समझ लें कि दो पोस्ट और दो व्यक्ति भी हैं, मजिस्ट्रेट और कलेक्टर, ये दो व्यक्ति हैं और ये दोनों आदमी टूर पर हैं, इसीलिए आप आर का यूज़ करें। नेक्स्ट स्लाइड जिसमें हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, सेंटेंस नंबर 17 एंड सेंटेंस नंबर 18। आप देख लें, यहाँ भी एक जैसा एक्सप्रेशन है, लेकिन जो थोड़ा सा फ़र्क होता है उसके चलते वर्ब के फॉर्म में अंतर आता है। ए रेड एंड ब्लैक पेंसिल, ए रेड एंड ए ब्लैक पेंसिल, लाइंग हियर। अब इज़ आर में से आपको ऑप्ट करना है। आप देख लें कि जिस तरह 15 और 16 नंबर क्वेश्चंस जो कि हमने जस्ट पहले डिस्कस किया है, उसमें एक ही दो का यूज़ था तो उसको सिंगुलर माना गया, और जब उसके साथ सेपरेट दो का यूज़ था तो प्लूरल माना गया। यहाँ भी एग्जैक्टली ये और ये ए दोनों ही, यहाँ भी रेड के पहले ए, यहाँ रेड के पहले ए और ब्लैक के भी पहले ए, लेकिन यहाँ सिर्फ रेड के पहले, क्वेश्चन नंबर 17 में सिर्फ रेड के पहले ए, लेकिन यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 में, सेंटेंस नंबर 17 में रेड के पहले भी
और ब्लैक के पहले भी सेपरेट ए, मतलब दोनों के साथ ए का यूज़ है, तो इसीलिए यहाँ एक पेंसिल। तो ए रेड एंड ब्लैक पेंसिल, आप नटराज की पेंसिल को देखें जिस पर कि रेड और ब्लैक दोनों स्ट्रिप रहती है, दोनों धारी रहती है। तो यहाँ एक ही पेंसिल है जिसमें दो कलर हैं, तो यहाँ इज होगा, ए रेड एंड ब्लैक पेंसिल इज लाइंग हियर। यहाँ दो पेंसिल्स हैं जिनमें से एक लाल है और एक काली है, यानी दो पेंसिल हैं, और इसीलिए यहाँ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होगा आर होगा। और एक चीज़ को आप और केयर कर लें, यहाँ दिमाग में रख लें कि आप यहाँ किसी भी हाल में पेंसिल्स नहीं लिखेंगे, प्लूरल फॉर्म नहीं लिखेंगे, ये सिंगुलर बिल्कुल करेक्ट है। ए रेड एंड ब्लैक पेंसिल, जहाँ एक ही पेंसिल है वहाँ भी पेंसिल, और जहाँ दो पेंसिल्स हैं वहाँ भी आप पेंसिल वर्ड का ही यूज़ करें, लेकिन यहाँ वर्ब प्लूरल फॉर्म होगा। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारा, उसमें भी दो ही सेंटेंस है। सेंटेंस नंबर 19, सेंटेंस नंबर 20। नथिंग बट सैंड, नथिंग बट ट्रीज सीन देयर, और नथिंग बट ट्रीज सीन देयर, नथिंग बट सैंड सीन देयर और नथिंग बट ट्रीज सीन देयर, सेम एक्सप्रेशन। अब आप डिफरेंट सिचुएशन है, और मतलब इसमें अगर आप वर्ड को देखें तो नथिंग बट के बाद सैंड जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, और नथिंग बट के बाद ट्रीज जो कि काउंटेबल नाउन है। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में, चाहे यहाँ सैंड रहे या ट्रीज रहे, दोनों ही सिचुएशन में नथिंग बट वाले सेंटेंस में आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। तो वाज इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ भी, और वाज इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ भी। ऐसा नहीं कि सैंड देखकर आप वाज का यूज़ करें और ट्रीज प्लूरल देखकर आप वर का यूज़ करें, दोनों जगह वाज होगा। और इसका मीनिंग यह है कि आप यह मान लें कि आप गए थे डिज़र्ट यानी रेगिस्तान में, वहाँ सिर्फ बालू ही दिखाई पड़ा, बालू के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ा। और फिर जब आप जंगल में गए तो वहाँ पेड़ों के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ा। तो नथिंग बट के लिए दोनों ही सिचुएशन में, चाहे काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन सैंड हो या फिर काउंटेबल नाउन ट्रीज हो, दोनों ही सिचुएशन में सिंगुलर वर्ब वाज यूज होगा। नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें 3 सेंटेंसेज और तीनों ही सेंटेंसेज में इट, सेंटेंस नंबर 21, 22, इट और 23, तीनों ही सेंटेंसेज में इट का यूज़ है। अब इट इज़ आई और इट इज़ मी दोनों करेक्ट है, इसीलिए मैंने ऑब्लिक देकर दोनों दिखाया है। आज की डेट में मी ज़्यादा मतलब यूज़ में है, ज़्यादा जनरल है, और आई ज़्यादा फॉर्मल है। मतलब ये मतलब ट्रेडिशनली, मतलब पहले के समय में इसका ज़्यादा यूज होता था, लेकिन दोनों ही करेक्ट है। लेकिन तब तक करेक्ट है जब तक की बात यहाँ ख़त्म होती है। अगर इट के बाद आई आ रहा है, मी आ रहा है, हम जो वर्ब डिसाइड करेंगे वो उस पर डिस्कस बाद में करेंगे। अगर आई और मी दोनों आ रहा है, ही हिम दोनों आ रहा है, दे देम दोनों आ रहा है, दोनों ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चाहे इट के साथ आई रखें, मी रखें, दोनों करेक्ट है। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा भी एक्सटेंशन है, जैसे इट डैश आई हु डिड इट, तो फिर आपको आई ऑप्ट करना होगा, सब्जेक्टिव केस। लेकिन जब बात यहाँ ख़त्म हो जाए तो आप आई का यूज़ करें, मी का यूज़ करें, दोनों करेक्ट है। चलिए अब डिसाइड करते हैं कि वर्ब फॉर्म कौन सा होगा। इट के साथ हमेशा इज होगा, चाहे वो आई हो, चाहे वो ही हो, हिम हो, या फिर दे देम हो, इट के साथ हमेशा इज। इट इज़ आई, इट इज़ मी, इट इज़ ही, इट इज़ हिम, इट इज़ दे, इट इज़ देम, ये हमेशा इज़, इट के साथ हमेशा इज़। हाँ, एक चीज़ फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर इट इज़ आई आप लिखते हैं और उसके बाद कोई एक्सटेंशन है तो आप आई ही लिखें, इट इज़ आई हु डिड इट, इट इज़ मी हु डिड इट, रॉन्ग है। अब तब ऑब्जेक्टिव केस का नहीं यूज़ करें। लेकिन जब बात यहाँ ख़त्म होती है तो आप दोनों के लिए फ्री हैं, आपका मन करे आप इट इज़ आई लिखें, नहीं तो आप इट इज़ मी भी लिखें, दोनों इक्वली करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं, जिसमें 2 सेंटेंसेस हैं, सेंटेंस नंबर 24 और सेंटेंस नंबर 25। मेनी अ मैन प्रेजेंट देयर, मेनी मैन प्रेजेंट देयर, और जो वर्ब फॉर्म होगा तो मेनी अ मैन के साथ हमेशा सिंगुलर होगा और मेनी मैन के साथ प्लूरल। यहाँ देख लें आप, मैन प्लूरल और यहाँ मैन सिंगुलर। मेनी ए के साथ हमेशा मेनी है तो है, आपको सिंगुलर नाउन का यूज़ करना होगा, मैन MAN, और यहाँ मेनी के साथ, प्लेन मेनी के साथ मैन का यूज़ करना होगा प्लूरल फॉर्म। इसीलिए यहाँ इज़ और यहाँ आर। आप ऐसे समझ लें, ऑल आर प्रेजेंट हियर, एवरीबॉडी इज़ प्रेजेंट हियर, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है एक्चुअली। मतलब आप अगर दुनियादारी के प्रैक्टिकली में इसको देखें तो दोनों ही मतलब सेम सेंस देता है। अगर आपको चाय पिलानी है
तो ऑल आर प्रेजेंट हियर, एवरीबॉडी इज़ प्रेजेंट हियर। चाय के कप्स उतने ही होंगे, इसीलिए दोनों सेम सेंस सेम देता है। बट अगर हम एवरीबॉडी की तरह लिखते हैं मैनी ए मैन, तो फिर यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज़ करना होगा। और अगर मैनी मैन लिखते हैं जो आप और ऑल के सेंस में समझे, तो फिर आर देना होगा। नेक्स्ट स्लाइड हमारा है जिसमें हमारे पास आप देख लें कि 3 सेंटेंसेज हैं, 26, 27, 28। और नाइदर ऑफ द टू व्यूज़, आइदर ऑफ योर टू फ्रेंड्स और ईच ऑफ देम। यहाँ नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ और ईच ऑफ सब जगह सिंगुलर वर्ब आएगा। इज नाइदर ऑफ टू व्यूज़ इज गुड, आइदर ऑफ योर टू फ्रेंड्स इज प्रेजेंट, ईच ऑफ देम इज प्रेजेंट। हाँ, एक चीज़ है नोटिस करने वाली कि नाइदर और आइदर हमेशा, अगर आप ऑफ नाइदर और आइदर को प्रोनाउन की तरह यूज़ करें और ऑफ अगर उसके बाद रहता है, तो हमेशा 2 चीज़ों के लिए, बस 2 चीज़ों के लिए लाएं। 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम नाइदर और आइदर को नहीं ला सकते। वहाँ हमें क्या लाना होगा, नाइदर की जगह नन लाना होगा और आइदर की जगह ए नहीं लाना होगा। चलिए, ईच ऑफ देम, ईच को आप 1 से 2 से ज़्यादा के लिए भी ला सकते हैं आराम से। तो फिर लेकिन तीनों ही सिचुएशन में नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ सब जगह क्या होगा, सिंगुलर वर्ब ही होगा, इजी होगा। नेक्स्ट स्लाइड हमारा है जिसमें सेंटेंस नंबर 2 दिख रहे हैं, लेकिन मैं दोनों स्लाइड को, इसके बाद भी जो स्लाइड है उसको भी चाहूँगा कि वो भी आपके सामने आ जाए और आप देख लें। तीनों ही स्लाइड, अभी भी विजिबिलिटी ठीक ही होगी, आप देख रहे होंगे। तो आप देख लें 29, 30, 31, 32, 33। तो ऐसे में आप 33 को यहाँ छोड़ भी सकते हैं, लेकिन 29, 30, 31, 32 यहाँ आप देखें, इसमें या तो डिस्टेंस की बात है, या फिर अमाउंट की बात है, या फिर टाइम की बात है। यहाँ भी आप देख लें कि इसमें भी क्वांटिटी की बात है। तो इन सारी चीज़ों में, चाहे वो माइल्स हो 10 माइल्स, चाहे वो 5 रुपीज़ हो, चाहे वो 15 मिनट्स हो, चाहे वो 3 किलोज़ हो, 3 किलोज़, सब जगह आपको सिंगुलर वर्ब ही रखना होगा। 10 माइल्स इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस, माइल्स देकर आप पुलडल नहीं कर सकते। डिस्टेंस 5 रुपीज़, अमाउंट यहाँ भी आप रुपीज़ पुलडल है तो है, आप इसको इसके साथ इज़ का यूज़ करें। इसी तरह 15 मिनट्स इज़ अलाउड टू ईच स्पीकर, प्रत्येक स्पीकर को, प्रत्येक वक्ता को 15 मिनट का समय दिया गया है, आप इज़ का यूज़ करें 15 मिनट्स के लिए। इसी तरह 3 किलोज़ ऑफ शुगर, इसके लिए भी आपको इज़ का ही यूज़ करना होगा। हाँ, सेंटेंस नंबर 33, द रिच हैप्पी। अगर ये रिच, जो कि अगर नहीं मतलब एडजेक्टिव है, अगर इसके पहले दो यूज़ होता है और उसके बाद कोई नाउन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ रिच अकेला रहता है और उसके पहले दो आता है, तो द रिच, द पुअर, द ब्लाइंड, एडजेक्टिव के पहले अगर इस तरह दो आता है तो इसके साथ इसे पुल्लर माना जाता है और इससे पूरे अमीर लोगों का वो जो होता है वो रिफ़र होता है। इसीलिए द रिच आर हैप्पी, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो है आर पुल्डल फॉर्म। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारा है वो लास्ट स्लाइड है, सेंटेंस नंबर 34 और 35। आप देख लें, द गवर्नमेंट ऑनेस्ट, द ज्यूरी डिवाइडेड, इज़ या आर। द गवर्नमेंट, यहाँ आपको आज़ादी है, आपका जो भी दिल करे, यहाँ आप फ्री हैं, इज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, आर का भी यूज़ कर सकते हैं। द गवर्नमेंट इज़ ऑनेस्ट, द गवर्नमेंट आर ऑनेस्ट, दोनों करेक्ट है। और ज्यूरी के साथ भी दोनों सिचुएशन आपके सामने आएंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ यह केयर करना होगा कि अगर ज्यूरी किसी पॉइंट पर एक मत है, यूनानिमस है, तो फिर वहाँ इज़ का यूज़ करें। अगर ज्यूरी में जो लोग सब हैं बटे हुए हैं, अलग अलग मतलब डिसीजन है उनका, तो फिर वहाँ क्या होगा, आर होगा। तो द ज्यूरी इज़ डिवाइडेड, द ज्यूरी आर डिवाइडेड, या द ज्यूरी इज़ डिवाइडेड तो नहीं, ज्यूरी इज़ यूनानिमस। डिवाइडेड की जगह अगर यहाँ यूनानिमस रहता तो आप द ज्यूरी इज़ यूनानिमस, यानी एक मत है ज्यूरी, और जब डिवाइडेड है तो आप आर का यूज़ करें। लेकिन
जीडी के लिए आप याद रखें गवर्नमेंट की तरह दोनों ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, लेकिन जब वो डिवाइडेड रहेगा तो अब आर का यूज़ करेंगे, चूँकि यहाँ डिवाइडेड है तो हम आर के साथ जाएंगे। लेकिन अगर यूनानिमस रहे तो आप जूरी के लिए इसके साथ जाएं। और यही हमारा लास्ट सेंटेंस था, और उम्मीद कि आप निश्चित रूप से आपको इससे बेनिफिट होगा और आप जान लें कि ये बहुत ही कॉमन सेंटेंसेज हैं जिसमें आपको वर्ब को आइडेंटिफाई करना होगा। आपके सामने ये सब क्वेश्चंस बहुत कॉमन हैं, आते रहेंगे हमेशा, चाहे आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो या अपर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो। तो निश्चित रूप से मेरी समझ से आपके लिए हेल्पफुल होगा, इम्पोर्टेंट है ये। और अगर आपको ये वीडियो इसका भी लगा हो कि इसको शेयर किया जाए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और हमारे चैनल इंग्लिश ABC को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, बाय।